मान लीजिए आपने अपना एक स्टार्टअप बनाया, पहले तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था, फिर अचानक से एक दिन आपका स्टार्टअप वायरल हो गया। अब क्या होगा? सर्वर तो एक ही है, सीपीयू ओवरलोड हो सकता है, मेमोरी फुल हो सकती है। अगर आपका सर्वर क्रैश हुआ तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। तो इन सब सिचुएशंस को बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन कैसे हैंडल करती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लोड बैलेंसर को, न सिर्फ थ्योरी में बल्कि इसको हम लोग अपने लोकल मशीन पे बनाएंगे, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखेंगे और इंटेंशनली एक सर्वर को क्रैश करेंगे हम लोग लाइव, और फिर देखेंगे कि लोड बैलेंसर कैसे रिक्वेस्ट को और दूसरे सर्वर पे राउट करता है ताकि हमारी एप्लीकेशंस रन होती रहे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक साथ मान लीजिए 1 लाख यूजर्स सर्वर को हिट करते हैं, फिर क्या होगा? सर्वर तो एक ही है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर है। सर्वर क्रैश हुआ तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? स्केल आउट कर सकते हैं, मतलब और बहुत सारे सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितना मन उतना ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर बहुत सारे सर्वर ऐड कर दिए तो अगर यूजर 1 रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जाएगा, यूजर 2 रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जाएगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन से यूजर का रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो डायरेक्ट सर्वर को हिट नहीं करेगा, बीच में लोड बैलेंसर होगा। तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ऐप 1 पे जाना चाहिए, ऐप 2 पे जाना चाहिए या ऐप 3 पे जाना चाहिए। मतलब सर्वर 1 पे, सर्वर 2 पे या सर्वर 3 पे किस पर रिक्वेस्ट को जाना चाहिए, ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा। तो इसमें डिसाइड कैसे करता है? बहुत सारे एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से करता है। तो मोस्ट कॉमनली राउंड रॉबिन है, समझने के लिए हम लोग इसको समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे पावरफुल एल्गोरिदम्स है, और बहुत सारे लोग कंबाइन करके भी मल्टीपल एल्गोरिदम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर हम लोग देखते हैं राउंड रॉबिन। तो इसमें क्या होता है कि एक यूजर अगर रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले ए पे गया, ए मीन्स ऐप 1 पे। तो मान लीजिए अगर यूजर रिक्वेस्ट किया तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट उसको इंटरसेप्ट करेगा, फिर उसके बाद ए ऐप 1 पे भेज दिया, फिर दूसरा यूजर रिक्वेस्ट किया तो उसको ऐप 2 पे भेज देगा, फिर तीसरा यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो ऐप 3 पे भेजेगा, फिर चौथा यूजर अगर रिक्वेस्ट किया तो फिर उसको ऐप 1 पे भेज देगा। मतलब ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, फिर ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3। तो ऐसे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भेजेगा। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो ऐप 2 है या सर्वर 2 है, अगर ये फेल हो गया तो फिर क्या होगा? अगर रिक्वेस्ट आ रहा है तो फिर ये लोड बैलेंसर इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो कैसे करता है? तो एक हेल्थ चेक एंड पॉइंट हम लोग ऐड करके रखेंगे सर्वर में, जो कि ये चेक करता रहेगा कुछ टाइम पे, और अगर ये सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में तो इसको ये समझ लेगा कि ये सर्वर डाउन है, तो इसको अपने लिस्ट से हटा देगा। तो अब जब भी अगला रिक्वेस्ट आएगा तो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में सिर्फ ऐप 1 और ऐप 3, मतलब सर्वर 1 और सर्वर 3 पे रिक्वेस्ट को राउट करेगा, सर्वर 2 को छोड़ देगा, और ये चेक करता रहेगा। जब भी ये अप होगा फिर से इस पे रिक्वेस्ट आने लगेगा। तो लोड बैलेंसर इसको ऐसे मैनेज करता है। तो जो मैंने बताया था हेल्थ एंड पॉइंट, वो हेल्थ चेक्स हर सर्वर में हम लोग ऐड करके रखेंगे। तो वो पीरियोडिकली लोड बैलेंसर क्या करता है कि हर सर्वर पे वो हेल्थ चेक्स वाले जो एंड पॉइंट उसको कॉल करता रहता है, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है 200 स्टेटस वाली, तो समझता है कि सर्वर रनिंग है और हेल्दी स्टेटस में है, तो इसको अपने लिस्ट में रखता है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो यूजर रिक्वेस्ट करेगा, लोड बैलेंसर उसको इंटरसेप्ट करेगा, उसके बाद लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि वो रिक्वेस्ट ऐप 1 पे जाएगा, ऐप 2 पे, ऐप 3 पे, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स जो आएगा उसको फिर फॉरवर्ड कर देगा यूजर्स को। ठीक है, तो हम लोग अब VS कोड में देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आ गए यहाँ पे हम लोगों ने एक Nginx का फोल्डर बनाया है, एक सर्वर फोल्डर बनाया है। तो पहले हम लोग सर्वर फोल्डर देखते हैं। तो सर्वर फोल्डर में एक फाइल है server.js। तो एक नॉर्मल सी एक्सप्रेस एप्लीकेशन है। इस पे हम लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे एक्सप्रेस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद ये सर्वर नेम हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल से ले रहे हैं। उसके बाद ये हेल्थ एंड पॉइंट है,
इसमें यही वो हेल्थ एंड पॉइंट है जिसको लोड बैलेंसर चेक करेगा पीरियोडिकली। अगर ये 200 स्टेटस दे रहा है तो उसको अपने लिस्ट में रखेगा, अगर नहीं दे रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब कि सर्वर हेल्थी स्टेटस में नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। और ये नॉर्मल एक मैंने डाल दिया है, नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है जिसमें बताएगा कि रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम सर्वर 1 2 3 समथिंग लाइक दैट वन। और उसके बाद ये एप्लीकेशन लिसन कर रहा है 3000 पोर्ट पे। तो ये सिंपल सी एक एक्सप्रेस की सर्वर है जो रन करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सर्वर को रन नहीं करेंगे, हम लोग इसी सर्वर के 3 इंस्टांसेस को रन करेंगे ताकि डेमो में देख सके कैसे लोड बैलेंसर काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक डॉकर फाइल बनाया है क्योंकि हम लोग डेमो डॉकर पे दिखाने वाले, तो इसके लिए जरूरी था। तो हम लोगों ने क्या करा है कि एक अल्पाइन का इमेज लिया है नोट 22 का, और उसके बाद हम लोग स्लैश ऐप को वर्किंग डायरेक्टरी बना रहे हैं। फिर पैकेज.json और पैकेज.log.json को कॉपी करके यहाँ से उठा के और इस ऐप डायरेक्टरी में डाल रहे हैं। तो जब भी कंटेनर बनेगा उसके अंदर में ऐप डायरेक्टरी होगा, उसके अंदर में ये दोनों फाइल होंगी। उसके बाद उसी कंटेनर के अंदर में स्लैश ऐप फोल्डर के अंदर में हम लोग रन कर रहे हैं npm इंस्टॉल। तो जो भी इसके अंदर में डिपेंडेंसीज है, अभी तो हम लोग का सिर्फ एक्सप्रेस है तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो वो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं डॉट मीन्स करेंट फोल्डर में जो भी फाइल्स है उसको कॉपी कर रहे हैं इस वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप फोल्डर में। तो हमारी फाइल से server.js docker एवरीथिंग विल गेट कॉपी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3000 पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं। फिर जब ये रन होगा तो हम लोग server.js को रन करेंगे। तो एक कमांड में हम लोगों ने दिया है यहाँ पे नोड server.js, ठीक है। तो ये डॉकराइज हो गया। अब इसके बाद हम लोग nginx में देखेंगे, तो nginx को बाद में देखते हैं, पहले डॉकर कंपोज को देखते हैं। तो डॉकर कंपोज में हम लोगों ने क्या बनाया है, यहाँ पे कुछ सर्विसेज बनाई है जैसे कि सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3। तो सर्वर 1 को हम लोग देखते हैं, सर्वर 2 सर्वर 3 रेप्लिका है, सेम ही है। सर्वर 1 को समझते हैं हम लोग। तो हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को दे रहे हैं सर्वर फोल्डर के अंदर में। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये डॉकर कंपोज को हम लोग रन करेंगे तो ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट सर्वर फोल्डर के अंदर में है, मतलब इसके अंदर में जो डॉकर फाइल है उसको बिल्ड करेगा, मतलब इस फाइल के अंदर जो भी है इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ./सर्वर दे रहे हैं, मतलब सर्वर फोल्डर। और इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम लोग पास कर रहे हैं सर्वर नेम और हम लोग दे दे रहे हैं सर्वर 1। सिमिलर है सर्वर 2 में भी, यहाँ पे भी हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इस सर्वर फोल्डर का दे रहे हैं। तो जब भी ये कंटेनर जब बिल्ड होगा रन होगा तो इस डॉकर फाइल की हेल्प से होगा, इसलिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। सिमिलरली सर्वर 3 भी हम लोग यही कर रहे हैं, बस सर्वर नेम में हम लोग सर्वर 2 इसको कर दे रहे हैं, इसको सर्वर 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते nginx पे। सो nginx एक लोड बैलेंसर है, एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह भी काम करता है। बहुत सारे लोड बैलेंसर्स है मार्केट में, पर nginx मोस्ट पॉपुलर है, तो मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि nginx का जो लेटेस्ट इमेज है वो डॉकर हब से खींच रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसको बता रहे हैं कि हम लोग जब भी 8080 पोर्ट पे रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको इंटरसेप्ट करेगा अपने 80 पोर्ट पे। और उसके बाद nginx कॉम फाइल हम लोगों ने एक बना के रखा है, दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ कि जो nginx फोल्डर के अंदर में जो nginx कॉम और कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको आप एज ए वॉल्यूम यूज कीजिए अपने इस फोल्डर में जो कि कंटेनर के अंदर में होगा। और मैं इस nginx सर्विस को बोल रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3। मीन्स जब ये सारे सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 तीनों स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद ही nginx स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स है और सबको हम लोग इग्नोर करते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक ये वाला HTTP। तो HTTP से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अप स्ट्रीम बैकएंड दे रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग के पास कितने सर्वर्स है और कहाँ कहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब मैंने यहाँ पे सर्विसेज बनाया तो इसका नाम सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 दिया, और ये सारे सर्वर
3000 पोर्ट पे चल रहा है। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूं कि एक सर्वर है जो कि जिसका नाम सर्वर 1 है, वो 3000 पोर्ट पे चल रहा है। उसी तरह दूसरा सर्वर है जो कि सर्वर 2 है, 3000 पोर्ट पे चल रहा है। उसी तरह तीसरा भी सर्वर 3 3000 पोर्ट पे चल रहा है। तो ये नाम है, ये पोर्ट है। तो इंटरनली व्हेन डॉकर कंटेनर्स अप होंगे तो इंटरनली ये अपने डीएनएस में ऐड कर लेगा इसको। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना लोकल होस्ट या www.something.com, तो डीएनएस में क्वेरी करता है, उसके बाद जाता है तो डीएनएस में ऑटोमेटिक इसको ऐड कर देगा जब हम कंटेनर्स को ऑफ करेंगे। इस पोर्ट पे हम लोग इसको रिक्वेस्ट करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग nginx मतलब लोड बैलेंसर को बता रहे हैं कि हम लोग के पास 3 सर्वर है और हम लोग बता रहे हैं कि इस पे राउट करना है, मतलब नीचे बताएंगे कैसे राउट करना है। तो हम लोग सिर्फ एक बैकएंड ब्लॉक अपस्ट्रीम में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जिसमें 3 सर्वर हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि 80 पे लिसन करना है, 80 पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग 80 पे रिक्वेस्ट मारेंगे तो ये 80 पे लिसन करेगा nginx। तो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको हम लोग को 80 पे लिसन करना है, 80 पोर्ट पे, जो कि डिफॉल्ट पोर्ट होती है। अगर नहीं भी देंगे तो 80 बाई डिफॉल्ट होती है। और हम लोग बता रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट है उसको HTTP बैकएंड पे पास कर देना है। और HTTP बैकएंड क्या है यहाँ पे, तो हम लोग ये रूल सेट यहाँ पे बना रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आए तो एक्चुअल में 80 से रिक्वेस्ट आएगी। हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो पोर्ट नंबर 80 पे करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये इसको फॉरवर्ड कर दे 80 पोर्ट पे। और सिंस हम लोग यहाँ पे 80 पोर्ट पे लिसन कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट है जिसमें स्लैश हो, दैट मीन्स /something एनीथिंग, बिकॉज हम लोग रूट यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसको इस पे फॉरवर्ड कर दे HTTP बैकएंड पे। और एक बैकएंड का है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको डिसाइड करना है कि किस पे जाएगा। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर काम करेगा। हम लोग इस पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोड बैलेंसर अपना राउट करेगा राउंड रॉबिन फॉर्मेट में। अगर हम लोग कोई यहाँ पे एल्गोरिथम डिफाइन नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन में करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं उसी फोल्डर में हूँ, अभी चेक करता हूँ। डॉकर कंपोज यहाँ पे है, तो मैं करता हूँ डॉकर कंपोज अब -d। तो ये कंटेनर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये स्टार्ट हो गए। हम लोग चेक कर लेते हैं स्टेटस। तो ये सारे कंटेनर्स रन कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। तो ये है लोकल होस्ट 80 पोर्ट पे। तो मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर 1। तो अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे सर्वर में, तो जब भी रिक्वेस्ट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आया तो हम लोग बोले रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर नेम, और ये सर्वर नेम आ रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया है यहाँ। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्वर नेम सर्वर 1 यहाँ पे है, मतलब इस सर्वर 1 पे रिक्वेस्ट जा रहा है। अब मैं फिर से रिक्वेस्ट करूं तो सर्वर 2 पे आ गया। अगर मैं फिर से करूं तो सर्वर 3 पे आ गया। ये राउंड रॉबिन में राउट कर रहा है। फिर से करूं तो सर्वर 1 पे आ गया। फिर से अगर करूं तो सर्वर 2 पे आ गया। तो ये राउंड रॉबिन में जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मान लीजिए अगर 10 रिक्वेस्ट करते हैं, मैं एक कर्ल कमांड चलाता हूं, पहले मैंने चला कर रखा है तो दिखाता हूं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक लूप में इसको क्वेरी करता हूं लोकल होस्ट 80 को 10 बार। फिर देखते हैं कैसे रिक्वेस्ट जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे पहले गया ये सर्वर 3 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो 312 312 312 312 ऐसे जा रहा है रिक्वेस्ट, मतलब ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट में जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सर्वर 2 को हम लोग किल कर देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं आईडी को और बोलते हैं डॉकर स्टॉप, और उस सर्वर का आईडी देता हूं यहाँ पे, कंटेनर आईडी, और एक किल हो गया। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अभी आप देखेंगे तो ये सर्वर 2 एग्जिटेड है 6 सेकेंड से, वो मतलब ये क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग के पास बस सर्वर 1 है और सर्वर 3 है।
और ये लोड बैलेंसर रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही रिक्वेस्ट करते हैं, 10 रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग फिर से और चेक करते हैं कैसे राउट करता है। तो पहला रिस्पॉन्स सर्वर 1 से आ गया, थोड़ा सा स्लो है क्योंकि लोकल पे है, लोकल स्लो काम कर रहा है। हाँ, तो पहला रिस्पॉन्स सर्वर 1 से आया, फिर 3 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 1 पे गया। तो अब ये 1 और 3 के बीच में राउट कर रहा है राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, 2 पे अब नहीं जा रहा है। पहला रिस्पॉन्स आने के बाद थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि ये चेक कर रहा था, ये डाउन था सर्वर 2। तो उसके बाद सर्वर 1, सर्वर 3, सर्वर 1, सर्वर 3 इसी के बीच में राउट कर रहा है राउंड रॉबिन फॉर्मेट में। तो ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज इसको हाई अवेलेबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं, ऐसे इसको अचीव करते हैं। तो अगर हम लोग अपने स्लाइड्स में देखें तो की टेक अवेज में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे हम लोग अपने क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल बनाते हैं और हमेशा अवेलेबल रहने के लिए ऐसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। आगे मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स, different types of algorithms used in load balancing techniques, and there will be more further videos. Thank you. Have a nice day.